लेकर के आए हूँ दोस्तों अंतःस्रावी तंत्र भाग 3। और इसमें हम विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। एडिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इस तरह से ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन और उनकी कमी से होने वाले डिजीज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इन ग्रंथियों पर कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, कि पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है तो किस तरह से करती है नियंत्रित, ये इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अधिक से अधिक करें ताकि हर व्यक्ति के पास ये पहुंच जाए। वीडियो बहुत ही डिटेल से बताई गई है दोस्तों, समझा करके बताई गई, आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा, उसके बाद कमेंट करना आप। थैंक यू दोस्तों, बिना टाइम खराब किए वीडियो शुरू करते हैं। थैंक्स। ये है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को फोरस ग्लैंड भी बोलते हैं, फोरस ग्रंथि भी बोलते हैं। फोरस ग्रंथि क्यों बोलते हैं? फोरस ग्रंथि इसलिए बोलते हैं कि इस ग्रंथि का जो संबंध होता है वो 4 अस से होता है, जैसे शुगर, साल्ट, स्ट्रेस एंड सेक्स स्टीरॉइड। शुगर, साल्ट, स्ट्रेस, सेक्स। शुगर शर्करा, साल्ट लवण, स्ट्रेस तनाव, सेक्स लिंग, इनसे संबंध होता है एड्रिनल ग्रंथि का। इसलिए एड्रिनल ग्रंथि को फोरस ग्लैंड कहा जाता है। उत्पत्ति की बात करें, एड्रिनल ग्रंथि की उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल से हुई है। किससे हुई है? एक्टोमीजोडर्मल, यानी एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों जनन स्तरों से हुई है। तो उत्पत्ति की बात करें तो एक्टोमीजोडर्मल। संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है? 2। दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है वो ट्रायंगल होती है, त्रिभुजाकार होती है। और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो किडनी के ऊपर स्थित होती है। दोस्तों कहाँ स्थित होती है? किडनी के ऊपर। इस तरह से ये किडनी होती है हमारे, तो इस किडनी के ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? स्थित होती है। यहाँ पे स्थित होती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ? एड मतलब जुड़ना, रेनल मतलब किडनी, तो एड्रिनल ग्रंथि मतलब किडनी के ऊपर। संख्या में कितनी होती है? 1 और 1 2। संख्या में कितनी होती है? 2। स्थित बात करें किडनी के ऊपर स्थित होती है। उसके बाद दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। एक होता है कोर्टेक्स भाग जो बाह्य भाग होता है, और एक होता है मेडुला भाग जो आंतरिक भाग होता है, जो आपके सामने है। ये देखिए आप, कोर्टेक्स और मेडुला। ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपका मिडल वाला, इसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। और ये बाहर की ओर है, 1 2 3 लेयर इसकी, ये बाहर की ओर है। इसको हम क्या बोलेंगे? इन तीनों लेयरों को एक साथ है कोर्टेक्स भाग बोलेंगे। यानी ये एड्रिनल ग्रंथि का कौन सा भाग है? कोर्टेक्स भाग है। अब एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स में 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है। जो पहली लेयर दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। और इस भाग से मिनरेले कोर्टिकोइड का स्रावन होता है। किससे? मिनरेले कोर्टिकोइड। मिनरेले कोर्टिकोइड क्या होता है? दोस्तों मिनरेले कोर्टिकोइड जो है वो हार्मोन्स का समूह है, यानी बहुत सारे हार्मोन्स हैं यहाँ, लेकिन इनमें भी सर्वाधिक ज़्यादा जो हार्मोन है वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन का स्रावन होता है, यानी मुख्यतः एल्डोस्टेरोन है। बल्कि बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं जिनको एक साथ बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड, और मुख्य हार्मोन जो है वो इसमें कौन सा है? एल्डोस्टेरोन है। अब आगे एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, कैसे करता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। इसकी तो दूसरी लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये दूसरा भाग कोर्टेक्स का है दूसरा भाग, इसको हम बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। क्या बोलते हैं? जोना फेसिकुलेटा। और जोना फेसिकुलेटा से हार्मोन से स्रावित होते हैं उनको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड का मतलब बहुत सारे हार्मोन है, लेकिन इसमें मुख्य हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? कोर्टिसोल हार्मोन होता है। उसके बाद इसकी तो तीसरा लेयर दिखाई दे रही है आपकी, तीसरा भाग कोर्टेक्स का, ये तीसरा भाग, इसे बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। क्या बोलते हैं? जोना रेटिकुलरिस। और इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? जोना रेटिकुलरिस से, जोना रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन। और जो मेडुला भाग होता है, इस मेडुला भाग से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये इसके एड्रिनल ग्रंथि थी जिसके 2 भाग थे, कोर्टेक्स भाग और मेडुला भाग। इनसे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो पढ़े। अब हम इन हार्मोन क्या काम करते हैं, कमी हो जाए तो क्या, अधिकता हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं
एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, तो ये देखिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन आपके सामने। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन हार्मोन नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के भाग होते हैं जिसमें डीसीटी और पीसीटी नलिकाएं होती है। तो डीसीटी जिसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी फुल फॉर्म दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो डीसीटी में यानी ये हार्मोन जो है एल्डोस्टेरोन, वो नेफ्रॉन में डीसीटी भाग में सोडियम पुनः अवशोषण को बढ़ाता है तथा पोटेशियम पुनः अवशोषण को कम करता है। यानी एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो नेफ्रॉन में यानी डीसीटी भाग में सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को तो बढ़ाता है, यानी रीअब्सॉर्प्शन पुनः अवशोषण का मतलब है कि रक्त में मिल जाना, तो सोडियम को रक्त में मिला देता है, बढ़ाता है इसको। यानी पुनः अवशोषण का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, किसी का भी पुनः अवशोषण कहा जाए आपको कि उसका पुनः अवशोषण को बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि वो ब्लड में मिलता है। पुनः अवशोषण का मतलब ब्लड में मिलना। पोटेशियम पुनः अवशोषण को क्या करता है? कम करता है। कौन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ये हर्ट है, हर्ट का जो आलिंद होता है उस आलिंद से एक स्रावित होता है एएनएफ, एक कारक स्रावित होता है जिसको बोलते हैं एएनएफ। यानी जो हर्ट है, हर्ट के आलिंद से कारक स्रावित होता है जिसे बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर इसकी फुल फॉर्म है, और ये क्या करता है? सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को कम करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि ये जो हृदय के एट्रियम यानी आलिंद से जो स्रावित होता है एएनएफ फैक्टर, ये क्या करता है? सोडियम पुनः अवशोषण को कम करता है। अब दूसरा हार्मोन, ये तो एल्डोस्टेरोन जो स्रावित हो रहा था, एल्डोस्टेरोन किस भाग से? जोना ग्लोमेरुलोसा भाग से स्रावित हो रहा था, एड्रिनल ग्रंथि के। अब आता है कोर्टिसोल हार्मोन जो जोना फेसिकुलेटा से स्रावित होता है। कोर्टिसोल हार्मोन क्या काम करता है? तो कोर्टिसोल हार्मोन देखिए आप, हाइपरग्लाइसेमिया कारक कहते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिया कारक भी कहते हैं। अब ये हाइपरग्लाइसेमिया कारक क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया कारक का मतलब है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है तो इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिया कारक कहते हैं। ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब ग्लूकोज का निर्माण, तो ग्लूकोज को बढ़ाता है, ग्लूकोज निर्माण को प्रेरित करता है। लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है। लिपोलाइसिस का मतलब क्या हुआ? लिपोलाइसिस का मतलब है वसा का टूटना। क्या करना? वसा को तोड़ना, यानी वसा का टूटना। तो लिपोलाइसिस को क्या करता है? प्रेरित करता है, यानी वसा को तोड़ता है। उसके बाद कोर्टिसोल हार्मोन हो गया। उसके बाद हम बात करें, ये देखिए कोर्टिसोल व एल्डोस्टेरोन हार्मोन। हमने एल्डोस्टेरोन हार्मोन पढ़ लिया कि क्या काम करता है, और हमने कोर्टिसोल हार्मोन है उसके बारे में पढ़ा। इससे पहले मैं कोर्टिसोल हार्मोन के बारे में भी पढ़ा। और देखिए कोर्टिसोल क्या करता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो देखिए, कोर्टिसोल डब्ल्यूबीसी की संख्या को कम करता है तथा आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर की रक्षा करती है, एंटीबॉडी निर्माण करती है। अब कोर्टिसोल हार्मोन डब्ल्यूबीसी संख्या को कम कर रहा है, इसका मतलब एंटीबॉडी का निर्माण कम होगा। तो ये देखिए, जिसमें आप अंग प्रत्यारोपण करते हैं, देखिए अंग प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने का खतरा कम हो जाता है, इसलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। यानी जैसे ही डब्ल्यूबीसी कम हो गई, आपने अंग प्रत्यारोपण किया। अंग प्रत्यारोपण का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना, एक व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति को देना। तो उसमें आप प्रत्यारोपित करोगे अंग को, तो वो उस व्यक्ति का शरीर, दूसरे व्यक्ति का शरीर उसे पराया समझ करके नष्ट कर सकता है, एंटीबॉडी उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोर्टिसोल हार्मोन है ना, वो हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा?
कि वो WBC की संख्या घटा देगा, यानी उस अंग के विरुद्ध एंटीबॉडी जो निर्माण होगा उसको घटा देगा, और जिसके कारण उस व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती, वो अंग जो है ट्रांसप्लांट हो जाएगा, प्रत्यारोपित हो जाएगा। तो इसलिए उसने जीवन बचाया, हमारा जीवन बचाया, तो इसलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, यानी जीवन बचाओ हार्मोन। तो लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने को कम करता है। क्यों, कैसे करता है? कोर्टिसोल WBC की संख्या घटा करके करता है। उसके बाद जो कोर्टिसोल हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन को एलर्जिक पदार्थ के प्रभाव को कम करता है। कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो क्या करता है? एलर्जिक पदार्थ के प्रभाव को, एलर्जिक जो पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, उनके प्रभाव को कम करता है। इसलिए इसे एंटी एलर्जिक भी कहते हैं। एंटी एलर्जी का मतलब एलर्जी के विरुद्ध, तो एलर्जी के विरुद्ध भी काम करता है ये, इसलिए इसे एंटी एलर्जिक हार्मोन भी कहते हैं। अब ठीक है, ये कोर्टिसोल हार्मोन के कार्य हुआ। कोर्टिसोल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ये हुआ, यानी कोर्टेक्स भाग से स्रावित हो रहा है, जोना फेसिकुलेटा से। उसके बाद यदि कोर्टिसोल हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, हमें पीछे पढ़ा था कोर्टिसोल का हार्मोन लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है, यानी वसा को तोड़ने का काम करता है। अब लिपोलाइसिस को प्रेरित करता है तो कोर्टिसोल अधिक है, लिपोलाइसिस अधिक होगा, यानी वसा अधिक टूटेगी, तो फेस और जो नेक गर्दन है, चेहरा और गर्दन पर वसा जमा होने लगेगी, और चेहरा है वो चंद्रमा जैसा हो जाएगा, मून चेहरा हो जाएगा, मून फेस हो जाएगा। और इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब आपको पूछ ले कि कुशिंग सिंड्रोम किसके कारण होता है, तो कुशिंग सिंड्रोम जो है वो कोर्टिसोल की अधिकता होने पर होता है। कुशिंग सिंड्रोम किसके कारण होता है? कुशिंग सिंड्रोम कोर्टिसोल की अधिकता होने पर होता है। इसमें क्या होता है? वसा चेहरे और गर्दन पर जमा हो जाती है, चेहरा चंद्रमा जैसा हो जाता है, और इस कंडीशन को ही कुशिंग डिजीज बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ। अब यदि कोर्टिसोल, ये तो दिखता है, अब कोर्टिसोल कम हो जाए तो क्या होगा? तो इसके बारे में देखिए आप, यदि कोर्टिसोल कम हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों ये देखिए, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ लिए मैंने, कोर्टिसोल व एल्डोस्टेरोन दोनों कम हो जाए तो क्या होगा? कोर्टिसोल भी कम है और एल्डोस्टेरोन भी कम है। तो देखिए, कोर्टिसोल हमें पता है, कोर्टिसोल क्या करता है? ग्लूकोनियोजिनेसिस को, यानी इसे हाइपरग्लाइसेमिया कारक कहते हैं, हमने शुरू में पढ़ा था। ग्लूकोनियोजिनेसिस को प्रेरित करता है, यानी ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन कम है तो क्या ग्लूकोज ब्लड में बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन हमने पढ़ा कि यह सोडियम पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। अब ये हार्मोन कम है तो क्या सोडियम पुनः अवशोषण बढ़ेगा? नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा, कम होगा, और कम होगा तो ब्लड में सोडियम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने कहा कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो पोटेशियम पुनः अवशोषण को कम करता है, तब ये हार्मोन ही कम है तो क्या पोटेशियम पुनः अवशोषण को कम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ब्लड में पोटेशियम क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज कम, ब्लड में सोडियम कम, ब्लड में पोटेशियम अधिक। इस कंडीशन को दोस्तों क्या बोलते हैं? एडिशन रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन डिजीज बोलते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से एडिशन रोग होता है। कोर्टिसोल हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कोर्टिसोल हार्मोन की कमी से भी क्या होता है? एडिशन रोग होता है। कोर्टिसोल व एल्डोस्टेरोन दोनों हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है। तो ये हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल, यानी जोना रेटिकुलेरिस, बाकी है जोना फेसिकुलेटा पढ़ा था हमने। देखिए उसके हमने 3 भाग बताए थे, कोर्टेक्स भाग के, एडिनल ग्रंथि जो कोर्टेक्स भाग है उसके 3 भाग बताए थे। पहला तो जोना ग्लोमेरुलोसा जिससे एल्डोस्टेरोन स्रावित हो रहा था, दूसरा हमने पढ़ा जोना फेसिकुलेटा जिससे कोर्टिसोल स्रावित हो रहा था। अब तीसरा भाग है जोना रेटिकुलेरिस। तीसरा कौन सा है? जोना रेटिकुलेरिस। और हमने बताया था आपको शुरुआत में कि जोना रेटिकुलेरिस जो है वो किसका श्रावण करता है? सेक्स हार्मोन का श्रावण करता है। किसका श्रावण करता है? सेक्स हार्मोन का। अब सेक्स हार्मोन से क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेक्स हार्मोन से मतलब मैं बताता हूँ कि ये भाग जो है एड्रिनल ग्रंथि का, कोर्टेक्स भाग का ये भाग जो है ये पुरुषों में, मेल में एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, एस्ट्रोजन श्रावण करता है। फीमेल में मानी महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन को श्रावण करता है। अब आप ये बताइए कि हमें पता है कि जो कोर्टेक्स भाग होता है,
क्या होता है, कोर्टेक्स भाग जो होता है एड्रिनल ग्रंथि। अब देखिए यदि ये जो जोना रेटिकुलस ये जो है मेल में एस्ट्रोजन और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन करता है। अब यदि इसकी मात्रा बढ़ जाए, अब यदि किसकी मात्रा, यानी ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन का मतलब क्या हुआ कि जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन उसे बोलते हैं, और यह किसके, एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यहाँ इसको प्रेरित करेगा ये कोर्टेक्स भाग जो है इनको। तो ये मेल में अब यदि पीयूष ग्रंथि के द्वारा ACTH का स्रावण अधिक है, ACTH का स्रावण अधिक है तो ACTH के स्रावण को क्या करता है, यदि अधिक स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, जोना रेटिकुलरिस यानी जो कोर्टेक्स भाग है वो अधिक एक्टिव होगा, और अधिक एक्टिव होगा तो पुरुषों के अंदर एस्ट्रोजन का स्रावण अधिक होगा, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्रावण अधिक होगा। अब एस्ट्रोजन तो क्या है, मादाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन है अंडाशय से। अब ये पुरुषों में अधिक स्रावित हो गया तो महिलाओं के लक्षण पुरुषों में आ जाएंगे, और यदि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन अधिक स्रावित हो गया यानी ये भाग अधिक सक्रिय हो गया तो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण अधिक होगा, जिसके कारण महिलाओं में पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं। जैसे कई बार आप देखें महिलाओं के मूछ दाढ़ी आ जाती है, वो किसके कारण, इसी के कारण होती है, यानी महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन अधिक स्रावित हो जाता है, यानी ये भाग जो है वो अधिक एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे पुरुष है, मेल है, उसमें फीमेल के लक्षण प्रकट हो जाएं, यानी पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट हो जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिज्म। इसे क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिज्म बोलते हैं, यानी पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट होना गायनेकोमेस्टिज्म बोलते हैं। ये कैसे होगा, ये होगा जब एस्ट्रोजन स्रावित हो जाए अधिक, और एस्ट्रोजन स्रावित कैसे अधिक होगा, जोना रेटिकुलरिस यानी एड्रिनल ग्रंथि कोर्टेक्स भाग से। उसके बाद यदि फीमेल में यानी मादाओं में मेल के लक्षण प्रकट हो जाएं तो इसे हम कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। इसे क्या कहते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म, यानी मादाओं में पुरुषों के लक्षण को प्रकट होने को क्या कहते हैं, एड्रिनल मेरिलिज्म। और ये किसके कारण होते हैं, ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग का जो जोना रेटिकुलरिस भाग है ये अधिक एक्टिव हो जाए, और ये एक्टिव कोर्टेक्स भाग को एक्टिव कौन करता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाला ACTH हार्मोन के कारण ये घटना होती है। तो ACTH अधिक स्रावित यानी पीयूष ग्रंथि अधिक एक्टिव है तो इस प्रकार की घटना हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो कोर्टेक्स भाग हो गया, उसके बाद बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग की। तो ये एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग है। एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग में क्रोमोफिन सेल पाई जाती है, क्रोमोफिन कोशिकाएं पाई जाती है, और इन क्रोमोफिन कोशिकाओं से एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन किस भाग से स्रावित होते हैं, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्रावित होते हैं, और मेडुला भाग में क्रोमोफिन सेल्स पाई जाती है। अब एड्रिनलिन हार्मोन या एड्रिनलिन हार्मोन को एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं, करो या मरो हार्मोन भी बोलते हैं, आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, संकट मोचक यानी दुख के समय ये स्रावित होता है, संकट के समय, इसलिए संकट मोचक हार्मोन कहते हैं। 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F हार्मोन का मतलब क्या हुआ कि इस हार्मोन का संबंध 3 F से होता है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इन समय फियर डर के समय ये स्रावित होता है, फाइट लड़ाई के समय ये स्रावित होता है, फ्लाइट जब भी आप फ्लाइट करते हैं तो उस समय डर होता है, उस समय ये 3F हार्मोन है वो स्रावित होता है। उसके बाद देखिए जो नोर एड्रेनलिन हार्मोन है वो तो आराम के समय स्रावित होता है, और एड्रेनलिन हार्मोन है वो क्रोध, घृणा या संकट के समय क्या होता है, स्रावित होता है। तो ये एड्रेनल हार्मोन जो वो दुख का साथी होता है, दुख के समय स्रावित होता है, अपने आप को बनाए रखता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन कार्य क्या करता है, तो ये देखिए एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य, एड्रेनलिन हार्मोन है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, हृदय धड़कन बढ़ा देगा। जब आपको डर लगता है उसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है तो एड्रेनलिन हार्मोन ही स्रावित होता है, वो एक ऐसा काम करता है। श्वसन दर भी आपकी बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, आंख की पुतलियों को फैलाने का काम कर देता है, लार श्रावण कम कर देता है, भूख कम कर देता है, हारनाल में कर्माकुंचन गति को कम कर देता है, हारनाल में कर्माकुंचन गति को कम कर देता है, जठर रज्ज्वामाशय से स्रावित होता है उसको कम कर देता है, इसलिए तो भूख कम हो जाती है। एड्रेनलिन व नोर एड्रेनलिन, दोस्तों यहाँ पे बात ध्यान रखने की, एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, एड्रेनलिन ही नहीं नोर एड्रेनलिन हार्मोन भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन दोनों हार्मोन हार्ट बीट को क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं।
दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब जब संकुचन होता है नीले में तो उसमें ब्लड प्रेशर अधिक होता है, 120 होता है वो 140 हो जाता है एड्रेनलिन के कारण। और जो नोर एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो डायस्टोलिक, डायस्टोलिक का मतलब जो नीले भर रहा होता है, ब्लड से भर रहा होता है उस समय की कंडीशन, तो वो 80 होता है नॉर्मल, लेकिन ये नोर एड्रेनलिन हार्मोन 80 से 100 कर देता है। तो एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हार्मोन दोनों ही ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पूरी डिटेल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।